3 कहानी सुनाने के लिए प्रतिभागी हैं। पारुल जी हैं, राजश्री जी हैं और मंजू जी। तो तीनों ही लोगों ने पहले भी इस मंच के द्वारा अपनी कहानियां प्रस्तुत की हैं और काफी उन्हें सराहा भी गया है। तो आज हम लोग कहानी के सत्रों को शुरू करते हैं। पहली कहानी जो है पारुल जी की ओर से होगी। तो आगे पारुल जी, आप। जी, धन्यवाद विमल जी। आप सभी साथियों को नमस्ते। आज जो कहानी मैं आप सबके समक्ष सुनाने जा रही हूँ, इसके लेखक हैं भीष्म साहनी। हो सकता है आपने ये कहानी कभी सुनी भी हो। इस कहानी का नाम है चीफ की दावत। तो आइए चलते हैं, इस कहानी को सुनते हैं। आज मिस्टर श्यामनाथ के घर चीफ की दावत थी। श्यामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत न थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को भूले, और मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए, चीजों की फेहरिस्त हाथ में थामे, एक कमरे से दूसरे कमरे आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियां, मेज, टिपाइयां, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी श्यामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। मां का क्या होगा? इस बात की ओर न उनका और न उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर श्यामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, अब ये मां का क्या होगा? श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो। रात भर बेशक वहीं रहें, कल आ जाए। श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे। फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहां फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। एक काम करते हैं, माँ से कहें कि जल्दी ही खाना खाकर शाम को अपनी कोठरी में चली जाए। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम से निपट ले वो। क्यों, ठीक है ना? सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया। मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी, और जो वह सो गई तो, और नींद से खर्राटे लेने लगी तो, साथ ही तो बरामदा है जहां लोग खाना खाएंगे। उफ यार, अरे तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाजा बंद कर ले, मैं बाहर से ताला लगा लूंगा। एक काम करते हैं, मां को कह देता हूं कि अंदर जाकर सोई नहीं, बैठी रहे, और क्या। और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले। अरे 11-11 बजे तक तो तुम लोग ड्रिंक ही करते रहते हो। श्यामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ छटकते हुए बोले, यार अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। वाह वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं? तुम जानो और वह जाने। मिस्टर श्यामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का न था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर मां की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है। और उन्हीं कदमों मां की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। मां दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होती देखते हुए मां का भी दिल धड़क रहा था। बेटे का दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम सुबीते से चल जाए बस।
माँ, सुनो ना, आज तुम थोड़ा जल्दी खाना खा लेना। मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा। तुम तो जानते हो, मांस मछली बने तो मैं कुछ भी नहीं खा पाती। हम्म, अरे जैसे भी हो, अपने काम से जल्दी निपट लेना। अच्छा बेटा। अच्छा, और हाँ माँ, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे। उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना, और फिर जब हम यहाँ आ जाएं तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। ठीक है ना? माँ अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, "अ- अच्छा, अच्छा बेटा। और हाँ माँ, आज जल्दी सो नहीं जाना। तुम्हारे खर्राटों की आवाज दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज में बोली, क्या करूं बेटा, मेरे मेरे बस की बात नहीं है। जब से बीमारी से उठी हूं, नाक से सांस ही नहीं ले पाती। क्या करूं, तुम ही बताओ बेटा। मिस्टर श्यामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़ बुन खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक उधर आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियां होंगी। कोई भी गुसल खाने की तरफ जा सकता है। शोभ और क्रोध में वह झुंझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, माँ, आओ आओ, इस पर जरा बैठो तो। माँ माला संभालती, पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। ओहो, यूं नहीं माँ, अरे टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, यह खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे उतार ली। और खुदा के वास्ते माँ, नंगे पांव नहीं घूमना, न ही वह खड़ाऊ पहनकर सामने आना, या किसी दिन तुम्हारी वह खड़ाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा, देखो। माँ चुप रही। अच्छा, अच्छा, अब ये बताओ ना तुम, कपड़े कौन से पहनोगी? जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लो। मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे फिर खुली आंखों से मां की ओर देखने लगे और मां की कपड़ों की सोचने लगे। श्यामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का सब संचालन उनके अपने हाथ में था। खूंटियां कमरों में कहाँ लगाई जाएं, बिस्तर कहाँ पर बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाएं, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो, वगैरह वगैरह। श्यामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात मां से हो गया तो कहीं लज्जित ना होना पड़े। मां को सिर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम सफेद कमीज और सफेद सलवार पहन लो ना मां। ये लो, जाओ तो पहन के आना तो जरा। मां धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। यार, ये मां का तो झमेला ही रहेगा। उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा, अरे, कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे। अगर कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा, तो सारा मजा चला जाएगा। मां सफेद कमीज और सफेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफेद कपड़ों में लिपटा, छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप पाए थे। पहले से कुछ कम ही कुरूप नजर आ रही थी। चलो ठीक है। अच्छा, कोई चूड़ियां वूड़ियां हो तो वो भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं है। चूड़ियां? चूड़ियां कहाँ से लाऊं बेटा? तुम तो जानते हो, सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए हैं। यह वाक्य श्यामनाथ को तीर की तरह लगा। तिनक कर बोले, ये कौन सा राग छेड़ दी मां? अरे सीधा कह दो, नहीं है जेवर। बस, इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है भला? अरे जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया हूं ना, निरा लंडूरा तो नहीं लौट आया हूं।
और जितना दिया था, चलो उसे दुगना ले लेना। मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे ज़ेवर लूँगी। मेरे मेरे मुँह से यूँ ही निकल गया, जो होते तो लाख बार पहनती चूड़ियाँ। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर श्यामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब के अपने कमरे में जा चुकी थी। श्यामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करते गए। माँ, रोज की तरह गुमसुम बन के बैठी मत रहना। अगर साहब इधर आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक से उनका जवाब देना। बेटा, मैं ना पढ़ी न लिखी बेटा, मैं क्या बात करूंगी। अरे अरे तुम कह देना ना, माँ अनपढ़ है, कुछ नहीं आता माँ को, वो कुछ नहीं पूछेगा फिर। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देंगी। अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती थी, यह तो अमरीकी है, न मालूम क्या पूछे। मैं मैं क्या क्या कहूंगी। माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर टांगे लटकाए वहीं बैठी रही। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। श्यामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रॉ में बह रहा था जिस रॉ में ग्लास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट न थी, कोई अड़चन न थी। साहब को विस्की पसंद आई थी, मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफा कवर का डिजाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर क्या चाहिए। साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियां कहने लग गए थे। दफ्तर में जितना रौब रखते थे, यहां पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओतप्रोत कमरे में बैठी सभी देशी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती, और श्यामनाथ की स्त्री से वो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। और इसी रौ में पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरते पता ही न चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे श्यामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही श्यामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगे लड़खड़ा गईं और क्षण भर में सारा नशा हिरन होने लगा। बरामदे में ऐन कोठरी के बाहर मां अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था, और मुंह में से लगातार गहरे खर्राटों की आवाजें आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो खर्राटे और भी गहरे उठते, और फिर जब झटके से नींद टूटती तो सिर फिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर पर से खिसक आया था और मां के झड़े हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर गए थे। देखते ही श्यामनाथ क्रुद्ध हो उठे। जी चाहा कि मां को धक्का देकर उठा दें और उन्हें कोठरी में ढकेल दें, मगर ऐसा करना संभव न था। क्यों? चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे उनके। मां को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी। इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। मां हड़बड़ा के उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते ना बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर थर कांपने लगी। मां, तुम जाके सो जाओ। तुम क्यों इतनी देर जाग रही थी? और खिसियाई हुई नजरों से श्यामनाथ चीफ के मुंह की ओर देखने लगे। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते।
माँ ने झिझकते हुए, अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर। ठीक तरह से नमस्ते भी नहीं कर पाई। श्यामनाथ इस पर भी खिन्न हो उठे। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ मिलाने के लिए माँ के आगे किया। माँ और भी घबरा उठी। माँ, हाथ मिलाओ माँ। पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। शामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिला उठी। यूं नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है ना, दायां हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीफ माँ का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू? कहो माँ, मैं ठीक हूं, खैरियत से हूं। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती हैं, मैं मैं ठीक हूं। कहो माँ, हाउ डू यू डू? माँ धीरे से सकुचाते हुए बोली, हाउ डू डू। एक बार फिर कह कहा उठा। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चहकने लगे थे। श्यामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कुछ कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में मां का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और मां सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। श्यामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी मां गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही हैं, इसलिए आपसे लजाती हैं। साहब इस पर खुश नजर आए। बोले, सच, मुझे गांव के लोग बहुत पसंद हैं। तब तो तुम्हारी मां के गीत और नाच भी जानती होंगी वहां का। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए मां को टिकटिकी बांध के देखने लगे। माँ, देखो साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत। अरे तो तुम्हें कितने ही याद होंगे। माँ धीरे से बोली, मैं मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है? वाह माँ, मेहमान का कहा भी कोई टालता है? साहब से इतने रीत से कहा है। अरे नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है? वाह, अरे कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पत्तर अनारा दे। देसी अफसर और उनकी स्त्रियां इस सुझाव पर तालियां पीटी। मां कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लहजे में कहा, मां, इसके बाद हाय आना का सवाल ही न था। मां बैठ गई और क्षीण दुर्बल लरजती आवाज में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। हरियाणी माए, हरियाणी भेड़े, हरियाते भागी भरिया है। देसी स्त्रियां खिलखिलाकर हंस उठी। तीन पंक्तियां गा के मां चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही न करते थे। श्यामनाथ की खींच प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी थी। मां ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांव की दस्तकारी क्या है? श्यामनाथ खुशी में झूम रहे थे। बोले, ओह बहुत कुछ है साहब, मैं आपको एक सेट उन चीजों का भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज नहीं मांगता। पंजाबियों के घर में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती हैं? श्यामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, "उम्म, लड़कियां गुड़िया बनाती हैं और औरतें फुलकारियां बनाती हैं। फुलकारी? क्या? श्यामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद मां को बोले, "आ, क्यों मां, कोई पुरानी फुलकारी घर में है?" मां चुपचाप अंदर गई और अपनी पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसके तागे टूट गए थे।
और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि को देखकर श्यामनाथ बोले, ये फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा। माँ बना देगी ना मेरी? क्यों माँ? साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसी ही फुलकारी बना दोगी ना माँ? माँ चुप, फिर डरते डरते धीरे से बोले, अब मेरी नजर कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी? मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए श्यामनाथ साहब को बोले, वह जरूर बना देंगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और मां पर से सबकी आंखें हट गईं, तो मां धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे नजरें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गईं। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों से छल छल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती, पर वह बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए हों। माँ ने बहुत तेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े भगवान का नाम लिया, बेटे की चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने ही में ना आते थे। आधी रात का वक्त होगा। मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सट कर बैठी, आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्धता श्यामनाथ के घर पर भी छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों के खनकने की आवाज आ रही थी। तभी सहसा मां की कोठरी का दरवाजा जोर से खटकने लगा। मां, दरवाजा खोलो मां। मां का दिल बैठ गया, हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई है? माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उन्हें नींद आ गई, क्यों वह ऊँघने लगी, क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया? माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही श्यामनाथ झूमते हुए आगे बढ़ाए और माँ को आलिंगन में भर लिया। ओ अम्मी, ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। अरे साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूं अम्मी, ओ अम्मी। माँ की छोटी सी काया सिमटकर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पोंछते हुए धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो बेटा, मैं कब से कह रही हूं। श्यामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया और उनकी पेशानी पर फिर तनाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाहें मां के शरीर पर से हटाई। हम्म, क्या कहा मां? यार ये कौन सा राग तुमने फिर से छेड़ दिया? श्यामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा था। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा मां को अपने पास रख नहीं सकता? बताओ तो जरा। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने अपना खा पहन लिया बेटा, अब मैं यहाँ क्या करूंगी? जो थोड़े बहुत जिंदगानी के दिन बाकी हैं, भगवान का नाम लूंगी बेटा। हरिद्वार भेज दो तुम मुझे बेटा। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है ना। मेरी आंखें नहीं है अब बेटा जो फुलकारी बना सकूं। तुम तुम कहीं बाहर से बनवा लो बेटा। अरे बनी बनाई ले लो बेटा। माँ, तुम मुझे धोखा देके यूं चली जाओगी? मेरा बनता काम बिगाड़ोगी? जानती नहीं, साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की देगा। माँ चुप हो गई, बेटे के मुंह की ओर देखते हुए बोली, क्या क्या? तेरी तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? साहब ने कुछ तुझे ऐसा बोला है क्या बेटा, बता। कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश गया है।
कहता था जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेंगी तो मैं देखने आऊंगा कि कैसे बनती है। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है माँ। मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उनका झुर्रियों भरा मुंह खिलने लगा। आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा। तरक्की यूं ही हो जाएगी। अरे साहब को खुश रखूंगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले बहुत सारे हैं। कदे किसी का हाथ में इतना बड़ा अपमान मत करना आज के बाद। कदे भी किसी का खाने पर चाहता ही ना जल्दी से खा जा। करता है तो रही है जानबूझ कर दूसरे का मन करवाने के लिए। मैं बना दूंगी बेटा, जैसा बन पड़ेगा बना दूंगी। और माँ दिल ही दिल में फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। और मिस्टर श्यामनाथ बोले, अब सो जाओ माँ, सो जाओ। तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए। थैंक यू। कहानी पे चर्चा करना चाहें तो हैंड रेज करके अपनी बात रख सकते हैं। नूर जी का हैंड रेज है, पहले नूर जी से बात सुनते हैं, फिर राजश्री जी। जी नूर जी, आपका हैंड रेज है। जी, बस मैं माफ़ी माँगना चाह रही थी। मुझे आने में थोड़ी-सी देर हुई तो कहानी थोड़ी-सी मेरी मिस हो गई। लेकिन मुझे अंदाज़े बयाँ भी बहुत अच्छा लगा और जिस चीज़ को मेरे ख़्याल से सब लोग सोच रहे होंगे इस तरह से कि इसको नेगेटिव पे ख़त्म हो जाना है कि माँ चली गई या माँ और बेटे में फिर से तनाव पैदा हो गया। उसको एक बहुत सहजता से एक पॉज़िटिव टर्न दिया पारुल ने। बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से। शुक्रिया। थैंक यू नूर जी। जी राम लक्ष्मी जी। नमस्कार। ये कहानी हालाँकि मैं कहानी के कह सकती हूँ अंतिम भाग में मैं जॉइन हो पाई हूँ। लेकिन ये कहानी मेरी पढ़ी हुई है और मैं कई बार कक्षा में पढ़ा भी चुकी हूँ। और बहुत सुंदर पारुल जी आपने इस कहानी का पाठ किया है। और इस कहानी में जो मुझे सबसे भीतर तक छू जाती है बात वो ये कि चीफ के आने की बात सुनकर जब घर का अनावश्यक सामान पलंग के नीचे और अलमारियों के पीछे छिपाया जा रहा था, तभी अचानक माँ की याद आई। माँ की याद किस समय पर आई और किसके साथ उनका साम्य बिठाया गया? रिश्तों का खोखलापन और जो उन भावनाएँ जिस तरह से बोथरा रही हैं और रिश्तों का जो समीकरण जिस तरह से बदल रहा है, बहुत, बहुत, बहुत ही सुंदर तरीके इस कहानी में इस तरीके मतलब तरीके से इस कहानी में बताया गया है। इस कहानी को जब भी बताती हूँ, पढ़ाती हूँ या पढ़ती हूँ, इसके बारे में सोचती हूँ तो भीतर तक जैसे झनझना उठती हूँ बिल्कुल। भावनाओं का एक बहुत ही गहरा आलोड़न हो उठता है। सच में एक मनस्वी कथाकार ही इस तरह की कहानी को लिख सकता है और पारुल आप जैसे मनस्वी पाठक और साहित्य के प्रेमी ही इसे इतनी सुंदर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। और बहुत-बहुत आभार। चीफ की दावत पढ़कर आपने मेरा दिन बना दिया। हार्दिक आभार, हार्दिक आभार। जी आगे पूनम जी अपनी बात रखेंगी। जी पारुल जी, मैंने आपको पहले भी एक सेशन में सुना है एंड जिस ढंग से आप कहानी कहती हैं, सच में लग रहा था कि श्यामनाथ अपनी बात कह रहा है, माँ अपनी बात और चीफ अपनी बात। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि भीष्म साहनी जी ने बहुत पहले, काफ़ी साल पहले ये कहानी लिखी, लेकिन आज के दौर में भी ये बहुत ही प्रासंगिक है। एंड जिस तरह से बच्चे माँ-बाप का फ़ायदा उठाते हैं या उनको हमेशा एक ज़रिया मानते हैं,
बहुत सुंदर ढंग से इस कहानी में लिखा गया, आज भी वो चीज़ें हैं और आपने बहुत सुंदर तरीके से उस चीज़ को बताया। साथ ही पारिवारिक मूल्यों के विघटन की बात भी यहाँ पर आती है, नैतिकता की भी बात आती है। बहुत अच्छे ढंग से लेकिन आपने इस कहानी को सुनाया और बहुत अच्छा मैसेज कन्वे करती है ये। थैंक यू सो मच। थैंक यू पूनम जी। जी, थैंक यू पूनम जी। आगे राय बहादुर जी अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद विमल जी। तो मैं अपनी बात को 2 हिस्सों में रखूँगा। पहले पाठक के लिए जिन्होंने आज भीष्म साहनी जी की इस कहानी को अपना स्वर दिया, तो धन्यवाद पारुल जी। आपने काफ़ी अच्छे तरीके से और नाटकीय ढंग से पूरे घटनाक्रम को, कहानी को आपने पढ़ा और उसका जो चित्र बन पाया मेरे मन मस्तिष्क में, वो मुझे बहुत प्रभावी लगा, बहुत अच्छा लगा। एक बात तो ये थी, और आप मतलब काफ़ी अच्छा आपकी प्रस्तुति है, तो उसके लिए धन्यवाद। और दूसरी बात जो कहानी के इर्द-गिर्द है, जो भीष्म साहनी जी के संदर्भ में कहना चाहूँगा कि जैसे पहले यात्राएँ हुआ करती थी, तो अब तो कम, मतलब उतना उसका प्रभाव नहीं है, पर पहले की यात्राएँ, जैसे हम बचपन में छोटे थे, तो हम बड़ी तैयारी करते थे। 2-3 जोड़ी कपड़े भी लेके जाना होता था, तो उसमें भी बड़ा सहेजते थे, प्रेस कराना और बेस्ट वाला कपड़ा छाँटना, ये प्रोसेस हुआ करती थी। और फिर हम किसी नई जगह घूमने जाया करते थे। तो ये जो यात्रा है, एक जगह से निकल के दूसरी जगह जाना, इस कहानी के अंदर हम देखते हैं कि एक वर्ग से निकल के दूसरे वर्ग के अंदर जाना, ये जो लालसा है, उसमें आप सिर्फ़ अच्छी-अच्छी चीज़ें लेके जा सकते हैं, जिसकी लीपा-पोती हो सके, जिसका मेकअप किया जा सके, जिसका रंग-ढंग, रूप निखारा जा सके। जैसे श्रीमती जी के बारे में शुरुआती हिस्से में पारुल जी ने उसका विवरण दिया कि सुर्खी लगाई हुई है, मेकअप पूरा है, लेकिन ध्यान नहीं जा रहा है, पूरी तैयारी अभी नहीं है। वर्तमान समय, वैसे तो वो समय ट्रांज़िशन का फ़ेज़ था, संक्रमण हो रहा था, तेज़ी से बदल रहे थे हमारे मूल्य, और अब बदल चुके हैं। हमें ये कहानी पढ़ के हमारे अंदर की भावना जागृत तो हो रही होगी कि अरे! कितना गलत हुआ कहानी में माँ के साथ। पर आज जो हम लोग हैं, एक तरह से वर्तमान पीढ़ी है, माँ-बाप मोबाइल में व्यस्त हैं, अपनी व्यस्तता को बनाए रखने के लिए अपने छोटे 3 साल, 2 साल, 4 साल के बच्चों को मोबाइल में व्यस्त करा रहे हैं। अगर एक तरह से हम देखें, इस बात पे विचार करें कि जब ये बच्चे बड़े होंगे और जब ये नए मूल्यों के साथ, नए समूह में, नए ग्रुप में, नए वर्ग में, नए क्लास के साथ उठना-बैठना कर रहे होंगे, तो क्या इन्हीं माँ-बाप के साथ वो आगे जाना चाहेंगे? ये कालजयी कहानी है, जो वक़्त की सीमा को लांघती है। हमें बस देखने के नज़रिए बदलने होंगे। अपनी बच्चों की परवरिश का जो ढंग है, उस पे हमें बदलाव करने की ज़रूरत होगी और खुद पर बदलाव करने की ज़रूरत होगी। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो माँ हैं, जिन्होंने इस कहानी में श्यामनाथ को अपने गहने बेचकर पढ़ाया है, अ, उन्होंने उसे कामयाब तो बनाया, पर शायद एक मानवीय गुणों से भरा हुआ संवेदनशील व्यक्ति बनाना रहे, उनसे छूट गया। इसलिए वो एक इंसान और एक करुणा और प्रेम से भरे व्यक्तित्व को नज़रअंदाज करके तरक्की और पद की लालसा में मानसिक गुलाम हो गया है। और वैसे ही हम सब उससे ग्रसित हैं। हमारे 5,000 से ज़्यादा फ्रेंड हैं फ़ेसबुक पर, और घर में हमारी उतनी बातचीत नहीं होती। यही वर्तमान समय की पीड़ा है। तो